अगेन एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है जो अभी सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा नीड है। क्या काम करती हैं? कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग डाइट में भी लेते हैं ना, प्रोटीन तो हमारे खाने में भी होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली ऐसा क्या है जो आपको फिट करेगा? बेसिकली हमारा जो आयुर्वेद के हिसाब से है, ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट मील, फिर आप पूरा दिन कुछ भी हल्का खाओ। हम लोग बस बोल दिए 2000 कैलोरीज चाहिए एक दिन में, तो हम लोग खाते कितना? 2500। काम कितना करते हैं? 100 कैलोरीज का भी नहीं, तो वो 1900 कैलोरीज हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करती हैं, जो धीरे धीरे एंड अप हो जाती हैं बीमारियों में या फिर ओबेसिटी में। जब भी आप फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस से क्या होता है, आपको बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंशन मिल जाता है। शायद आपको दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़े और आपके बॉडी वेट भी चेंज नहीं हो, लेकिन वो कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिट मिल शेक अगेन एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रोडक्ट है जो अभी सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा नीड है। तो बेसिकली ये जितनी बीमारियां आप देख रहे हो, इन सबको आयुर्वेद में बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधि। संतर्पण मतलब ओवर न्यूट्रिशन। हमारे पहले का जो लाइफस्टाइल था, जितनी भी बीमारियों का रूट हमारा लाइफस्टाइल और खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, हमको दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी पड़ती थी उतनी, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत क्लीन था, खाना जो हम खाते थे वो शुद्ध फॉर्म में खाते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम फिटनेस की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, फूड, ये सब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, उस टाइम पे सब चीज़ें इतनी शुद्ध होती थी कि हमारे शरीर के ऊपर उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता था, एक बात। दूसरा कि हम लोग काम भी उतना करते थे, जितना हम लोग खाएंगे उससे ज़्यादा हम लोग काम करते थे। लाइफस्टाइल वैसा था। खुद से गेहूं को पीसना, कितना काम होता था औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा, जेंट्स का भी काम, बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। जब उसके कंपैरेटिवली आज फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक आधी से आधी है, लेकिन खाना उससे ज़्यादा है। जो हम खा रहे हैं वो ठीक से नहीं खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में ठीक से नहीं हो रहा है, उसका शरीर में जो उसका प्रभाव होना चाहिए हमारे डिफरेंट अंगों पर, वो ठीक से नहीं आ रहा है। उसके कारण ये सारी बीमारियां, जितनी भी आप बीमारियां देख रहे हो, वो सब संतर्पण जन्य है। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर आपका ओबेसिटी। चाहे ओबेसिटी को तो बहुत फोकस किया जा रहा है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैल न्यूट्रिशन या कार्शिया बोलते हैं जिसको हम लोग, लीनीनेस, पतला होना, ये भी एक बीमारी है बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग जितने मोटे होंगे आपको देखेंगे, उतने ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है कोई ना कोई रीज़न से। सो फिट मिल शेक की जब हम बात करेंगे तो आप लोग सिर्फ मोटापे पर ध्यान मत दीजिए, दोनों चीज़ों पे दीजिए। हम लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिटनेस क्या होती है, ठीक है? सो इसमें पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रुक्टोस है कॉमन, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। सो बेसिकली ये तो कॉमन चीज़ें हैं। क्या काम करती हैं? कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग डाइट में भी लेते हैं ना, प्रोटीन तो हमारे खाने में भी होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली ऐसा क्या है जो आपको फिट करेगा? जब हम लोग ओबेसिटी की बात करते हैं तो मैं आपको आयुर्वेदिक व्यू से ज़्यादा बताना चाहूँगी कंपेयर टू मॉडर्न। थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज आप समझा पाओ लोगों की कि ओबेसिटी होती क्या है। तो आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अति स्थूलता या मेदो रोग या स्थूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी इन कॉमन लैंग्वेज। बेसिकली ये भी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ये सारी बीमारियां संतर्पण जन्य व्याधियों के अंडर आती हैं। संतर्पण जन्य मतलब ओवर न्यूट्रिशन, आपने जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाना खाया है, दोनों आहार और विहार, लाइफस्टाइल भी वैसा है और खाना भी वैसा है। सो ये बेसिकली अति स्थूल्य को जब हम डिफाइन करते हैं तो किस इंसान को हम लोग ओबीस बोलते हैं? जनरल एक इंसान को आप देखते हो तो आप किसको बोलते हो वो ज़्यादा ओबीस है? उसका पेट बाहर निकला है ना, चलते समय सब वो उसकी मूवमेंट है वो पेंडुलम की तरह हिलता है। तो ये जो एक सिंपल तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा इंसान किस में आता है? स्थूल्य में, अति स्थूल्य। सो अ पर्सन हैज़ बीन डिफाइंड एज अति स्थूल्य हु एन अकाउंट इन इनकोऑर्डिनेट, मतलब जो उसका शरीर की जो शरीर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अंगों का, या जो शरीर में अंग होते हैं वो एक दूसरे से मेल खाने चाहिए, शरीर का ऐसा स्थिति हो जाता है कि आपस में मेल नहीं खाता है। जैसे एक सिमिलैरिटी में
नहीं आता है। ऐसी जब भी पोजीशन होती है, चाहे वो पेट बाहर निकला हो, कमर हो या कोई और पार्ट हो बॉडी का, जब वो गलत तरीके से, इम्बैलेंस तरीके से शरीर से बाहर दिखता है तो हम उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अति स्थूल्यता। जब वो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी एनर्जी, जो काम करने की क्षमता है, जिसको हम लोग फिटनेस में देखेंगे कि काम करने की क्षमता भी उसके शरीर के साथ ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट है तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी, नहीं होती है। यूजुअली जो मोटे लोग हैं उनका एनर्जी लेवल उनके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसके साथ मैच नहीं करता है कभी भी। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ें, एक तो शरीर की जो फॉर्मेशन है वो क्या बोलते हैं उसको, टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक से एक लाइन में नहीं होगी। ऐसे इंसान को हम लोग अतिस्थूल्य बोलते हैं। साथ में उसका एनर्जी लेवल जो है वो भी मैच नहीं करेगा उसकी एज और उसकी बॉडी के हिसाब से। ये एक आयुर्वेद में इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। देन इसके कॉजेज़ क्या है, वही मैंने आपको पहले ही बताया। एक पहला जो मेन कॉज होता है वो यही है, लाइफस्टाइल और बिहेवियर। आपका लाइफस्टाइल और आपका बिहेवियर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादातर सोते हैं, पूरा टाइम हैवी खाना खाते हैं, स्पेशली खाना खा के सोना। इसीलिए दिवा निद्रा जो है आयुर्वेद में निषेध है कि मैक्सिमम बीमारियां दिन में खाना खा के जो हम सोते हैं ना उससे होती है। ओबेसिटी उसमें से एक है। अलॉन्ग विद दैट लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो हम देखते हैं चाहे माने या नहीं माने, जो भी हम में से मोटे हैं या हम आगे पीछे देखते हैं, आप उनका, जब भी आप उनको फिट मील शेक देंगे, आप उनको बोलिए अपना रूटीन बनाने 1 हफ्ता। फिजिकल एक्सरसाइज का लैक होना, उल्टा पुल्टा खाना खाना, पता नहीं चलता है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसकी ये डिजीज़ बनती कैसी है तब हम बताएंगे आपको कि क्यों वो लोग ज़्यादा खाते हैं और क्वांटिटी में भी ज़्यादा खाते हैं। भूख भी बार बार लगती है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा खाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, वो उनकी गलती नहीं है। उनका जो डिजीज़, उनके अंदर जो दोषों का जो स्थिति है शरीर में, जो उनके क्या बोलते हैं उसको, जो उनके टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, ये उनकी गलती से हो रहा है। लेकिन इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? फिर से मैंने बोला, जिस चीज़ से ये हुआ उस चीज़ को अगर हम नहीं करें तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी आप उनको फिट मील शेक दें, साथ में 1 वीक का रूटीन बनाने के लिए बोलें, अगर आपको इससे रिजल्ट चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके खाने पीने और उनकी एक्टिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिट मील शेक से भी कुछ नहीं होगा, किसी भी दवाई से नहीं होगा। किसी भी चीज़ में आहार और विहार इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन ओबेसिटी। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप उनको पूरा, उनके साथ आपको फॉलो अप करना पड़ता है। सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी और खाना पीना इक्वली इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एक्सेसिव स्लीप। मैंने आपको पहले ही बताया, खाना खा के सोना या नॉर्मली भी कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, ये एक उसका रीज़न है। अलॉन्ग विद दैट लैक ऑफ सेक्सुअल लाइफ, तो ये भी एक रीज़न है मोटापे होने का। क्योंकि आलसी हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन करती हैं। मेंटल कॉजेज़ में क्या होता है? जो लोग एकदम मस्त, दुनिया की परवाह नहीं, कुछ नहीं, राजकुमार, हम तो राजा हैं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, यू नो, बस दूसरों पे छोड़ दिया, उसको बोल दिया, बीवी को बोल दिया या किसी और को बोल दिया, खुद नहीं करना है कुछ भी। ये एक रीज़न है बड़ा ओबेसिटी का। अलॉन्ग विद दैट बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या फिर एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना या घबरा जाना, ये भी एक रीज़न है इसका। चेयरफुल माइंड, एकदम मस्त मोला, कोई चीज़ का टेंशन नहीं हमको, हम तो कुछ नहीं करेंगे। और एक होता है जेनेटिक। अब आप देखते हो बहुत सारे हार्मोनल्स होते हैं, जेनेटिक है, फादर मदर का है तो उनकी वजह से होते आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ठीक नहीं होना है। जेनेटिक होने का मतलब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे, देखो हमारा तो खानदान ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक भी हो सकते हो। सिर्फ वो एक रीज़न मिल जाता है हमने अपने आप को कवर अप करने का। तो जेनेटिक इज अगेन वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस। अब होता कैसे है बेसिकली, ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये एक बहुत हॉट टॉपिक है। हम लोगों को ना थोड़ा सा इसके बारे में समझ होनी चाहिए, हमारे शरीर में फैट एक्यूमुलेशन होता क्यों है और बाकी सब चीज़ें। अब जितने भी फैटी लोग हैं, जो लोग वेट गेन करते हैं, उनके अंदर एनर्जी क्यों नहीं होती है। बाकी उनका देखो, अब चेहरा पीला होता है, उनका खून उनके अंदर कम होता है। बेसिकली क्या होता है, जब शरीर में कफ और मेदस धातु दोनों की ही खराब हो जाते हैं। ये दोनों बेसिकली कफ और मेदस धातु, इन दोनों का मिलके
शरीर का खराब, इसमें शरीर में इनका इम्बैलेंस हो जाना, जितनी क्वांटिटी में ये होने चाहिए शरीर में या इनका जो काम होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। ये क्या कर लेते हैं, बाकी चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं शरीर में, जहाँ पे जो जाता है, जैसे खून जाता है या लिम्फ नोड, रस का जाना, ये उन चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे जो चैनल को जब कोई जाने का रास्ता आप रोक देते हैं, कि वहाँ की जो हवा या वायु होती है वो क्या करती है, तंग करती है उसको। तो मूवमेंट है, उसका तो काम है, वो रुक नहीं सकती है। मूवमेंट करके वो क्या सेंसेशन देती है हमारे शरीर में, खाने की। ये आयुर्वेद के हिसाब से इसका ओबेसिटी का रीज़न है। तब वो क्या करती है, वो सेंसेशन देती है कि वो हमको भूख लगी है। बेसिकली वो भूख नहीं है, वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड पित्त और वात हैं वो बेसिकली ट्रबल करते हैं कि हमको ये पैसेज खाली करो, हमको बाहर निकलना है। तो वो सेंसेशन इस फॉर्म में आती है कि हमको भूख लगी है, और वो खाते ही जाते हैं। और क्या हो जाता है, बाकी धातुओं के बनने के बजाय सिर्फ क्या बनता है, मेदस। इसीलिए ब्रेन को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है, बोन्स को नरिशमेंट नहीं मिलती है, ब्लड ठीक से नहीं बनता है, सिर्फ एक धातु बनता है, वो भी विशेटेड फॉर्म में, जिसको मेदस धातु बोलते हैं या एडिपोज टिश्यू या फैट्स बोलते हैं। ये इसीलिए ये सब ऐसा होता है। इससे क्या होता है, एक तो पहले टिश्यू माल न्यूट्रिशन हो जाता है, नंबर 2 टॉक्सिक बिल्डअप। अब वो प्रॉपर शरीर में सर्कुलेशन जब ठीक से नहीं होती है तो आपके शरीर में जो गंदी चीज़ें हैं वो भी बाहर नहीं जाती हैं, डिपॉजिट होने लगती हैं वो धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स या जो भी आप टॉक्सिन्स की फॉर्म। वो क्या करती हैं धीरे धीरे, वहाँ पे बीमारियाँ, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ हो गई, ये सारी धीरे धीरे उस फॉर्म में बनती जाती हैं। सो ये एक सच्ची बात है कि जो लोग भी ओबीज या मोटे हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं बीमारियों के कंपेयर टू एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जब भी आप ये देंगे तो ये चीज़ को ध्यान रखिए कि ये सच में एक इशू है, लोग इसको इग्नोर नहीं करें। धीरे धीरे इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड फैट हमारी बॉडी में, धीरे धीरे इससे हमारी किडनीज खराब होंगी, धीरे धीरे इसी से हमारा लिवर फैटी होता जाएगा, सब चीज़ों पे ये अफेक्ट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है सोसाइटी का। तो हमको इस तरीके से हम इसको, अब इसका रिवर्स हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हमेशा इसके रिवर्स होती है। जब भी हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिस रीज़न से वो हुआ उसके ऑपोजिट, मतलब उसमें मेन क्या है, अपना लाइफस्टाइल बदलना और अपने फूड को ठीक करना। और तीसरा ऐसी मेडिसिन लेना जिनसे ये कफ और जो ये दूषित मेदस है इनको क्या हो, शरीर से इनका निकले और वो पैसेज क्लियर हो और धीरे धीरे ये कम होता जाए। दूसरा, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो अंडर न्यूट्रिशन, एक्चुअली माल न्यूट्रिशन में नहीं बोलूँगी क्योंकि माल न्यूट्रिशन बच्चों में ज़्यादा हम रेफर कर सकते हैं, इट इज़ अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि 2-3 तरीके से होता है। एक तो हो गया कि किसी बीमारी की वजह से आपको न्यूट्रिशन की लैक हो रहा है, एक हो गया कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है डाइजेशन में जिसकी वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और तीसरा कि आपको खाना ही कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर कंडीशंस, और कोई लाइफस्टाइल, किसी का काम ऐसा कि टाइम नहीं मिलता खाने का प्रॉपर, तो उसकी वजह से आपके अंदर न्यूट्रिशन लैक हो रहा है। तो इसीलिए अंडर न्यूट्रिशन जो दूसरा है, अब जैसे अतिस्थूल्य संतर्पण जन्य व्याधियों में आता है, इसको बोलते हैं अपतर्पण जन्य व्याधि, मतलब जिसमें धातुओं का नाश होता है, और संतर्पण मतलब जिसमें धातुएं तर्पित होती हैं, नरिश्ड होती हैं। लेकिन जो ये माल न्यूट्रिशन या फिर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इन डिसऑर्डर्स में धातुओं को पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, शरीर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो पहली चीज़ शरीर क्या खाएगा, आपका फैट, तो फैट शरीर से निकलता है, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स। तो इस तरह से धीरे 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 आपके अंदर से ये सारी चीज़ें निकलने लगती हैं और इंसान कार्श्य की अवस्था में आ जाता है। सो अगेन ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इनएडिक्वेट कंजप्शन, मैंने जैसे ही बताया कि या तो खाने की मात्रा ही कम मिलती है, या उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होती है, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपका न्यूट्रिशन का लॉस होता है शरीर से, जैसे बीमारी हो गई कोई, कि इंसान का कोई बड़ी बीमारी लग गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय क्या होता है, आपके शरीर से बहुत सारा न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। इन सब कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है। और सेम इसमें भी सेम चीज़ है, लाइफस्टाइल और बिहेवियर, मेंटल कॉज और जेनेटिक, तीनों चीज़ें। लाइफस्टाइल में क्या आता है, बहुत ड्राई खाना खाना, बहुत ड्राई, बिल्कुल घी तेल इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना अपने उसमें शुरू से। मैं ये बहुत लेटर स्टेजेस में नहीं बोल रही हूँ, एक जनरल हैबिट होता है कुछ लोगों का। फिर बहुत देर तक लंबा भूखे रहना। भूखे रहने वालों में एक और रीज़न है, मोटापा भी बढ़ जाता है और पतले भी होते हैं। मोटापा क्यों बढ़ जाता है, शरीर क्या करता है, शरीर की एक नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि फैट बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए।
और हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह से बना है कि जैसे आप नहीं खाते हो ना, वो क्या करता है आपके अंदर के फैट को स्टोर कर लेता है, यूज़ नहीं करता है। उसको लगता है कि अब ये शाम को खाएगा, जैसे मुझे तो अभी मिलने वाला कुछ है नहीं, तो क्यों ना मैं इसको स्टोर कर दूँ, इस फैट को मैं, वो जो पुराना फैट होता जाता है ना डिपॉजिट, वो इसकी वजह से होता है। सपोज एक बार हम लोग बात करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ना हम लोग कुछ नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, रात को डिनर करते हैं, इतना लंबा गैप हो गया। अब शरीर को पता है कि मुझे पूरा दिन कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या करता है, पहली चीज़ एक स्टिमुलेशन आती है ब्रेन से कि तुम जो फैट है ना उसको संभाल के रख दो, क्योंकि ये तो कुछ खाएगा नहीं, इस फैट की ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी। तब क्या होता है कि वो डिपॉजिट होता है, लेकिन शाम को तो आपने खा लिया और फिर एक साथ इतना खाया, तो जो पहले का स्टोर किया था वो तो रह गया, अगला भी नया बन गया। तो वो लेयर्स जो हैं इस तरह से बनती जाती हैं बॉडी में, और जो पुराना फैट है वो इस तरह से डिपॉजिट होता था। एक फैक्टर वो है, उसको भी बहुत ध्यान रखना है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो न्यूट्रिशन में आपको हैवीएस्ट मील शुड बी द ब्रेकफास्ट, सबसे ज़्यादा आपका ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट मील। कोई वेस्टर्न कल्चर अपनाने की ज़रूरत नहीं कि ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए। ये कोई गधे गए थे वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ से ये कल्चर लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इट्स इन एक ऐसी कंपनी जहाँ पे सूरज क्या होता है, देर से उगता है ना, तो वहाँ की उनकी कल्चर में क्या है कि वो लोग सुबह उठते हैं, सूरज नहीं होता है, दे डोंट फील हंगर। हमारा कनेक्शन, अब आयुर्वेद इतना वास्ट है कि हर चीज़ कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि हमारा शरीर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से चलता है। सूरज कब उगा हमारे शरीर में, उसके हिसाब से पित्त और अग्नि का वो होता है कि जैसे आप सुबह उठोगे तो सूरज हुआ तो आपको भूख लगेगी, भूख बेसिकली पित्त का काम है। और वहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट, बिकॉज सन सूरज क्या लेट से उगता है तो उनको भूख नहीं लगती है, इसलिए वो सुबह क्या करते हैं, हल्का खाना खाते हैं, 12-1 बजे हैवी खाते हैं। तो वो कोई जाके वहाँ पे देख के आ गया, ये तो बड़ी अच्छी हैबिट है, सुबह हल्का खाओ, दिन में हैवी खाओ, रात को और हैवी खाओ, वो रात को पार्टी वार्टी करते हैं, वो लोग का हैबिट है। तो वो पूरा कल्चर हमारे इंडिया में आ गया, जबकि बेसिकली हमारा जो आयुर्वेद के हिसाब से है, ब्रेकफास्ट शुड बी द हैवीएस्ट मील, फिर आप पूरा दिन कुछ भी हल्का खाओ, लंच उसके बाद थोड़ा हैवी, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील। आपका सबसे लाइट मील डिनर होना चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मल फॉलो करोगे ना तो आप वैसे ही मेंटेन रहोगे। ये एक न्यूट्रिशनल फैक्टर के हिसाब से भी, बिकॉज रात को जो आप खाना खाते हो उसके बाद आप सो जाते हो, तो खा के सोना अगेन, सो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो हैवीएस्ट मील शुड बी ब्रेकफास्ट। उसके साथ साथ एक्सेसिव वर्क, जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, एग्जॉस्ट कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी से ऑब्वियसली जो फैट है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, वो लॉस हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो पतले ही हैं शुरू से, मदर की वूम से ही पतले पैदा हुए थे, तो वो कुछ लोगों की मतलब प्रकृति ही वैसी होती है, जिसको हम लोग बीजा या जेनेटल भी बोलते हैं। और मेंटल कॉज, जो लोग 24 घंटे रोते रहेंगे, बस हर चीज़ में रोते रहना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, सोचना, मतलब एक्सेसिव थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेना हर चीज़ के बारे में, और उसके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व होना। अलॉन्ग विद दैट सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में वेगाधारण मतलब बहुत निषिद्ध माना गया। किसी तरह का भी वेग हो, चाहे छींक का, आंसू का, वेग होते हैं जो नेचुरल अर्जीज हैं हमारे शरीर के, पॉटी आना, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल अर्जीज हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम शरीर से नहीं निकालेंगे, अगर ये हमारे शरीर में रह जाती हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो वेगाधारण एक और बात बताएं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा नहाते हैं, ये भी बताया कि बिकॉज एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गया, उसी में ही आता है। और जेनेटिक में सेम, कि अगर कोई जेनेटिक उनके हेरिडिटरी ही ऐसा चलता रहा, उनके अंदर ऐसे जीन्स हैं, तो उन लोगों में भी आप ये वाला सिचुएशन देखोगे। नेक्स्ट इसका भी सेम है कि एक्सेसिव काम करने से या इन चीज़ों से हमारे शरीर के जो मेदस धातु है और वायु क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है। वो वायु प्रकोपित होने से वायु की एक नेचुरल गुण है कि वो ड्राई करता है, सोखना, मतलब शुष्कता हमारे शरीर में लाना। तो वो क्या करता है, ड्राइनेस, हर चीज़ को बॉडी से मतलब ख़त्म कर देता है, ड्राई कर देता है। इन दैट फॉर्म हम धीरे 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 कार्श्यता की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट अगेन वही है, ऑपोजिट, स्निग्धता, ड्राई चीज़ें नहीं खाना, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना, और नींद ठीक से करना, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, ये सारे उसके वो हैं। अब जब हम फिटनेस की बात करते हैं, इसी को अगर हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न साइंस से, फिटनेस क्या होता है, व्हाट इज़ फिटनेस। WHO ने पहले हेल्थ हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग फिटनेस के बारे में पता चले। हेल्थ मैंने आपको पहले भी बता दिया, इट इज़ द स्टेट ऑफ
वेलबींग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। WHO ने क्या बताया है? इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सोशल वेलबींग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप सोसाइटी में कैसे रहते हो, लोगों से आपसे कैसा मिलना जुलना, उठना बैठना है, ये भी हेल्थ का एक पार्ट है। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। शरीर में किसी रोग का होना ही सिर्फ, रोग का नहीं होना ही सिर्फ हेल्थ नहीं है, आपके मन की और आपके शरीर की क्या स्थिति है, दैट इज हेल्थ। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि फिटनेस क्या होती है, जब आप कॉमन इंसान के बीच में जब कोई बोलेगा मैं फिट मिल्क शेक क्यों लूँ, तो आप बता सकते हो उसको कि फिटनेस क्या होती है। फिटनेस होती है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके शरीर की क्या क्षमता है एक फिजिकल एक्टिविटी करने की, उसको बोलते हैं फिटनेस। समझ आ गया आपको? जैसे भागना, दौड़ लगाना, कोई कार्य दिया तो उसको टाइम पे ख़त्म करना, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो फिटनेस होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें। अगर हम जनरल लोगों के बीच में फिटनेस की बात करें, जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डर हैं, वो लोग फिटनेस को इस तरीके से करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट पीपल हैव और अचीव दैट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी है या फिर उनकी शरीर आपस में कोऑर्डिनेट करके एक एक्टिविटी को कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसको हम लोग फिटनेस बोलते हैं। जैसे पहाड़ चढ़ना, 1-2 किलोमीटर वॉक करना, कुछ लोग कर पाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे मतलब दे आर नॉट फिट। जो कर पाएंगे उनको फिटनेस की कैटेगरी में लिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि आजकल मेटाबॉलिज्म और ओबेसिटी या मैलन्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं कि ये तो गड़बड़ है सारा, इसने ही तो सारा काम खराब किया, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। मेन फैक्टर आपका वही है। हम लोग दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं हर चीज़ के लिए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारे खाने और हमारी फिजिकल एक्टिविटी को लेके। मेटाबॉलिज्म भी हमारे उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारा बॉडी जो हम लोग खाना खाते हैं उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंपल, जो खाना हमने खाया उसको शरीर जो प्रोसेस से कन्वर्ट करता है एनर्जी। एनर्जी किसके लिए चाहिए? शरीर के हर काम के लिए जो ताकत चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। किसी का थोड़ा धीरे काम करता है, किसी का थोड़ा जल्दी काम करता है। कईयों का खाना जल्दी पच जाता है, आपने देखा होगा, और कहीं सुबह खाते हैं तो शाम तक डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म, वो रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है आपका। आप कितनी जल्दी उसको पचाते हैं या खाने को एनर्जी में कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब हम इसी एनर्जी को किस फॉर्म में काउंट करते हैं, हर एक चीज़ का एक काउंटिंग में या मेजरमेंट होता है, तो इसको हम लोग कैलोरीज की फॉर्म में काउंट करते हैं। जब हम लोग आप लोग इतना आयुर्वेद के या संस्कृत के हिसाब से नहीं समझा पाएंगे, तब आप कैलोरीज की फॉर्म में लोगों को समझाइए कि बेसिकली एनर्जी जो आपके शरीर में रिक्वायर्ड है आपका काम करने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। उसको मेजर करते हैं किस में? कैलोरीज में। जो आपने खाना खाया वो पच गया, उससे जो एनर्जी निकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीज। So amount of energy in an item of food or drink is measured in calories. किस चीज़ में कितनी एनर्जी है, आपकी बॉडी में कितना रिक्वायर्ड है, ये सिंपल फिनोमिना है फिटनेस का। आप कहीं भी जाइए, आपको ये पहली चीज़ बताई जाएगी कि जितना आप खाते हैं उससे ज़्यादा आप पचाइए, तो आप लोग हमेशा फिट रहेंगे। और अगर आपने खाया 100 ग्राम कोई चीज़ खाई और आपने काम 1 ग्राम का भी नहीं किया, तो 90 ग्राम आपके शरीर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की तरह काम करेगा, जो धीरे धीरे आपको बीमारियां हो जाएंगी जिससे। तो बेसिकली शरीर की फिटनेस की बात करेंगे तो कैलोरीज क्या होती हैं? जितनी एनर्जी आपको अपने शरीर में चाहिए काम करने के लिए, वो आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए और कितनी आपको लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल और फूड के ऊपर। सपोज किसी दिन आपको 10 किलोमीटर चलना है या 5 किलोमीटर चलना है, उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। और नॉर्मल डे में हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगर हम लोग बस बोल दिए 2000 कैलोरीज चाहिए एक दिन में, तो हम लोग खाते कितना? 2500। काम कितना करते हैं? 100 कैलोरीज का भी नहीं। तो वो 1900 कैलोरीज हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करती हैं, जो धीरे धीरे एंड अप हो जाती हैं बीमारियों में या फिर ओबेसिटी में। सो मेंटेनिंग फिटनेस के हम लोग मतलब क्या इंपॉर्टेंस है फिटनेस की, हम लोग क्यों फिटनेस रहना चाहते हैं, क्यों पूरा वर्ल्ड अभी फिटनेस के पीछे भाग रहा है, क्या रीज़न है? रोज़ आपने देखा होगा अभी वो मशाल लेके भाग रहे हैं सब लोग,
देखते होंगे आप लोग टीवी, वो सब क्यों इतना अवेयरनेस लोगों में लाना चाहते हैं? बिकॉज सेम अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाके फिर हमारा एंटीऑक्सीडेंट पे चला जाता है। जो रिसर्च ने इतना प्रूव किया है कि बेसिकली इतनी बीमारियां अभी पहले के क्लाइमेट के हिसाब से और पहले के एनवायरनमेंट के हिसाब से आज सोसाइटी में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और लोग थोड़े कम अवेयर हो गए हैं अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके। आज काम उतना नहीं करना पड़ता है बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मिक्सर्स आ गए, आपके माइक्रोवेव आ गए, आपके काम इतने आसान हो गए। यहाँ तक कि अभी मैंने देखा है कपड़ा घड़ी करने का मशीन भी आ गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। बर्तन धोने का मशीन है, आटा गूंदने का मशीन है, रोटी बन के बाहर आ जाए ऐसा मशीन है। तो काम कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो जिसको हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बदल गया। हमने खाना ऐसी चीज़ें शुरू की जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, चीज़ जो है ये सब कितने दिन से बना के उन्होंने रखे होते हैं, जबकि आयुर्वेद में या हमारे साइंस के अकॉर्डिंग एकदम फ्रेश चीज़ हमको खानी चाहिए, एकदम अभी बनी हुई, सुबह का दोपहर भी नहीं, रात का सुबह भी नहीं। उससे लीवर कितना डैमेज होता है। लेकिन हम लोग पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न। अब वो वैसा करेंगे, लेकिन वो लोग कितनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं वो हम लोगों ने नहीं सोचा। तो हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चले गए, वो लोग दूसरे डायरेक्शन में चले गए। यहाँ पे आके हमको सोचना है कि मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस कैन हेल्प प्रिवेंट सम डिजीजेस। जब भी आप फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस से क्या होता है, आपको बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंशन मिल जाता है। नंबर 2, विद एक्सरसाइज बॉडी कॉम्पोजिशन कैन चेंज विदाउट चेंजिंग वेट। आपकी बॉडी के अंदर कुछ अगर कोई कॉम्पोजिशन है, सपोज आपकी कोई मात्रा ज़्यादा है, इम्बैलेंस हो गया है, तो वो विद एक्सरसाइज ही बैलेंस हो जाएगा। शायद आपको दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़े और आपके बॉडी वेट भी चेंज नहीं हो, लेकिन वो कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा। देन एथलीट जो स्पेशली स्पोर्ट्स में है, उन लोगों के लिए ये फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। एथलीट्स हार्ट शो डिफरेंट चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर चूजन। मतलब उनके हार्ट में बहुत सारी चेंजेस आती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फिटनेस की टाइप, कौन सा स्पोर्ट, वो लोग क्या खेल खेलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या चूज़ करते हैं। उसके बाद मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेचनिंग हेल्प करती है। बहुत सारे मेडिकल जैसे आप मूवमेंट में आपको चलने में तकलीफ नहीं होती है, मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होती हैं, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। ये जनरल फिटनेस में आपको देखा जाता है। ये तब पता चलता है जब आप कोई एक्सरसाइज या योगा स्टार्ट करते हैं। पहले दिन जब आपकी बॉडी एक करती है तो आपको समझ में आता है कि मसल्स कितनी ज़्यादा स्टिफ थी हमारी और जब अब कितनी लूजन हुई हैं और नॉर्मल आप लोग मूव कर पा रहे हो। सो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हम जनरली जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में क्या चेंज आता है कि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट इनटू द ब्लड एंड मूव टू द टिश्यू सेल्स। नंबर 2, वहाँ पे उनका एनाबॉलिज्म मतलब आगे सेल्स के माइक्रो लेवल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लेवल में, मतलब सेल्स में जाके उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। नंबर 3, वो पूरा टूट के जो शरीर में जिस तरीके से वो बनना चाहिए, जहाँ हेयर है वो हेयर बनेंगे, जहाँ स्किन है वो स्किन बनेगा, जो जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है वो बन के लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ये पूरा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। उसके बाद BMI एंड कैलोरीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है ये क्या है, आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग एक मेजरमेंट निकाली जाती है। अगर आप एक लिमिटेशन तक उसमें फॉल करते हो तो आपका वो, आप ओबीस या ये कैटेगराइज करने के लिए कि आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हो या ओबीस में आते हो या ओवर ओबीस में आते हो, ये सब ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप फिटनेस के बारे में बात करेंगे तो ये चेंज होगा जब आप ये शेक देंगे, इसके साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर वो चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ओवर ओबीस से वो लोग क्या आ जाएंगे, ओबीस। तो थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो आप लोग उनको बता सकते हो कि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो भी चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिट मील शेक। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आर द सब्सटेंस और द पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। जब हम लोग WHO की बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब उसकी फॉर्म आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट है हमारी। आपको वो कितना, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जब हम उसको खाते हैं या इनटेक करते हैं। सो बेसिकली इसकी 2 मेन टाइप्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। शुगर मतलब फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड स्टार्चेस जो ज़्यादातर हमको किस में मिलता है, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में, ठीक है, फ्रूट्स में। सो आप क्योंकि आपके फिट मील शेक में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछे कि फ्रुक्टोज क्या है,
या ग्लूकोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। सो हम नेक्स्ट जो इसका है वो क्या है, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है, जब आप मक्खन निकालते हैं घर पे, उसका जो लिक्विड बच जाता है, देखा है आपने, उस छाछ भी नहीं, जब आप छाछ तो हम लोग नॉर्मल दही से बनाते हैं, दही का जो पानी, दही जम जाता है तो आप देखते हैं पानी निकलता है ट्रांसपेरेंट, दैट इज एक्चुअली वे प्रोटीन। वो आयुर्वेद में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत साल पहले ही बताई गई है। इवन पतला होने के लिए और स्पेशली इन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में उसको बोलते हैं पीने के लिए, बहुत अच्छा होता है वो। और अब उसके बारे में रिसर्च हुई, अब साइंटिस्ट ने उसको और थोड़ा, जब ऑब्वियसली साइंटिस्ट बोलते हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से मानते हैं इन चीज़ों को, तो वे प्रोटीन को उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू एक पाउडर के फॉर्म में बनाया, सुखा के या जो भी उनके प्रोसेस होंगे, ताकि ये हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। इसकी क्वालिटी यही है कि हमारी बॉडी में बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है ये, और एकदम पीते ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब या खाते ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक वेरी लाइट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। एक अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन बट विच इज़ वेरी लाइट, विच इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए फिट मिल्क शेक में है, ताकि वो जो प्रोटीन ले वो प्रोटीन हैवी ना हो। एंड ओबेसिटी में ये बहुत काम करती है। इसका मेन काम है कि ये जो ये फैट और कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करता है। अलॉन्ग विद दैट ये मसल्स को बिल्डअप करता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट। ये क्या वही होता है, ड्राई पाउडर है, जो आपको पता ही है, एक ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग किससे आइसोलेट करते हैं, सोयाबीन से। बिकॉज इसमें ये मतलब अगर हम जितने प्रोटीन प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो भी प्रोटीन की फॉर्म में हमारे घर में या मार्केट में होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें होता है 90 to 95% प्रोटीन सोयाबीन में होता है। एक बात, दूसरा यही एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत ज़्यादा काम करता है फैट रिडक्शन में, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपका वो फिट मिल्क शेक में इसको दिया गया है कि पर्टिकुलरली फैट रिडक्शन और दोनों चीज़ें मेंटेन, और प्रोटीन की क्वांटिटी को भी बैलेंस करेगा एंड हेल्प करेगा एक्स्ट्रा फैट रिडक्शन में। बैड फैट को क्या करता है, इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल एंड रिकॉग्नाइज किया गया है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। पतले लोगों का मतलब ये नहीं है कि उनको हार्ट के डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। उस बैड कोलेस्ट्रॉल को सोयाबीन ख़त्म करने में या बैलेंस करने में हेल्प करता है। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ में दिया जाता है, इसको यूज़ करते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इस पर बताती हूँ कि वुमेन हेल्थ में पर्टिकुलरली एक हमारा जो हार्मोन्स है वो सोयाबीन के अंदर होता है। सो वुमेन्स के लिए पर्टिकुलरली सोयाबीन प्रोटीन इज़ वेरी गुड, वो बैलेंस करता है हमारे हार्मोन्स लेवल को भी। उसके बाद इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। सो हमारे ये स्टमक को क्या करता है, हमारे बॉवल मूवमेंट को भी क्लीन करता है। तो ये हमारा था फिट मिल शेक। आपको कुछ समझ आया इसके बारे में? सो अब हम इसको देंगे कहाँ कहाँ पे, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जनरली आप किस किस को दे सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आज लोग हैं, इनफैक्ट हम में से कॉमन लोग हैं जो अपनी जनरल जो फिटनेस है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। सो आप इसको पहले तो एक जनरल फिटनेस के तौर पे सबको दीजिए, चाहे मोटा हो या पतला हो। हाँ, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे काम करेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो बेसिकली अगर पतला क्यों है वो भी आप देख लीजिए, ओबीस क्यों है, उनकी डिजीज़ को रूल आउट कर लीजिए। अगर कोई बड़ी सी डिजीज़ भी है साथ में तो वो आप रूल आउट कर लेना। लेकिन इन जनरल में हम लोग क्या दे सकते हैं इसको, मेंटेनेंस फॉर फिटनेस, reduces fat or helps in weight loss, along with that it fulfills the nutritional gap। ये भी important है कि जो भी, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्टली ओबेसिटी में न्यूट्रिशनल गैप बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ को लोग हमेशा मतलब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनमें बाकी धातु का पोषण नहीं होता है सिवाय मेदो धातु का। सिर्फ उनके अंदर फैट ही फैट दिखता है। बोलते हैं ना कि ऊपर से ही फूला हुआ है, अंदर से कुछ नहीं है। ये नॉर्मली भी हम लोग बोलते हैं कि इंसान ऊपर से फूला, अंदर तो इसके अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल गैप आ जाता है, क्योंकि वो डाइट प्रॉपर से उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल्स ऑफ द बॉडी बाय द एक्सेस फैट एंड कफ, दोनों की वजह से। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको ये हेल्प करता है। सो ये इट फुलफिल्स द न्यूट्रिशनल गैप। सो इन जनरल वेट लॉस के लिए आप दीजिए इसको,
वेट गेन वालों को भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, साथ में मेंटेनेंस फिटनेस, उसमें दोनों आ गए कि जो लोगों को भी फिटनेस अपनी बॉडी में मेंटेन करनी है उनको दीजिए, बिकॉज मसल्स के लिए अच्छा है, प्रोटीन बिल्डअप के लिए अच्छा है, प्रोटीन हेल्प करती है मसल्स बिल्डअप में, तो इसमें वो सब है।